मेरा मुंह दबाया। फिर उन्होंने बोला जो हमको दे दो नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। उसको चोट भी बहुत कितने जन थे? ये मेरे को दो दिखे थे, बाकी उधर भी और थे। अभी आपने जो इस महिला को रोते हुए देखा है, शायद अगर ये कोई फिल्में स्क्रिप्ट में या यानी एक्टिंग में ये रोती तो शायद इसे अवार्ड मिल जाती, लेकिन ये कोई फिल्में एक्टिंग नहीं है, बल्कि ये कोई कैरेक्टर नहीं कर रही है, ये रियल लाइफ का रो रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये महिला जो है अपने पति के मौत पर रो रही है। अब उसी महिला का दूसरा वीडियो आप देखिए। તમે રેકોર્ડિંગ કરીને ને अच्छा હું કર્યો કે ભાભી કેવી બોલ રહી ના ફોટાનું ભણ્યું તને ફોટાનું ભણ્યું ફોટો ખેંચા નહીં હું ફોટો ખેંચા નહીં તમે ફોટો ખેંચા નહીં તમે કરતી ના તમારા ભાઈનું કરો મેં તો खून सार કર્યું ને તમારા ભાઈનું કરો તો તમે तो आपने इस दूसरे वीडियो को भी देखा। इस वीडियो में वो महिला किसी के साथ झगड़ा कर रही है और बार बार एक ही चीज़ कह रही है, जो तुम वीडियो रिकॉर्ड करना बंद करो। ये घर के कमरे के अंदर ये सब कुछ हो रहा था। रिकॉर्ड करने वाला कोई और नहीं था, वही पति होता है जिस पति के लिए वो कुछ ही समय पहले का वीडियो में मैंने दिखाया, वो रो रही थी। आखिरकार हुआ क्या है? दरअसल ये पत्नी जो है अपने ही पति को साजिश के तहत अपने प्रेमी, अपने आशिक, अपने जीजा के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, जो पहले तो पति को मारता है, मारने के बाद पति के लाश के पास ही वो महिला अपने आशिक के साथ संबंध बनाती है। संबंध बनाने के बाद सोचती है चलो काफ़ी टाइम हो गया, अब एक काम करो, बाकी जो प्लानिंग है उसको अंजाम देते हैं। उसके बाद उस महिला को दूसरे कमरे में खुद से वो जाती है, उसका हाथ बांधा जाता है, पैर को बांध दिया जाता है एक कुर्सी में, और फिर वहाँ से आशिक जिस शख्स के साथ आए हुए थे उस शख्स के साथ वहाँ से चले जाते हैं। आधे घंटे बीतते हैं। आधे घंटे के अंदर वो महिला चीखती है, चिल्लाती है। घर के आसपास के लोग पहुँचते हैं, जो आखिर क्या हुआ। महिला का अब वो नाटक सामने आती है जिस नाटक को आपने रोते हुए देखा। वो महिला रोते हुए बताती है, जो मेरे पति का कत्ल हो गया, यहाँ कुछ लुटेरे आए थे, मुझे बांध दिया कुर्सी में और मेरे पति को जान से मार दिया, और घर के जितने भी जेवर थे, मोबाइल थे, सारे कीमती चीज़ें वो लूट कर लेकर गए। सबको लगा शायद ये सच है, ये जो कुछ भी कह रही है महिला ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि ये तो एक नाटक कर रही थी। और इस तरीके से नाटक रची थी, जिसने भी देखा उस महिला के दर्द में, उस महिला के दुख में सारे लोग सहमति जता रहे थे और उस महिला को दिलासा दे रहे थे, क्योंकि महिला के पति का मौत हो गया। वो बार बार बेहोशी के जैसा हालत में जा रहे थे। लोग उस महिला को संभालते हैं, उसके बाद पुलिस को खबर देती है, पुलिस आती है, पुलिस बॉडी को कब्जे में लेती है। लेकिन बॉडी को जब चेक कर रहे थे, बॉडी के सिर पर जो है 12 इंच का जख्म था। इस जख्म को देख के लग गया पुलिस को, जो ये कोई लूटपाट का मामला नहीं है। भले ही लूटपाट का मामला दिखा रहा है और ये महिला खुद कह रही है, लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस होता है। पुलिस मामले को जैसे ही वो सीन ऑफ क्राइम को देखते हैं, मुआयना करता है, पुलिस को लग गया जो ये मर्डर हुआ है और इस घर में कोई चोरी का वारदात नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल क्या करें, चश्मदीद सामने थी, पत्नी थी, इसीलिए बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और लोगों से पूछताछ होती है, यानी घर वाले से पूछताछ होती है, क्योंकि पत्नी से पूछा नहीं जा रहा था। पत्नी जो है जवाब देते देते बार बार बदआवाज हो रही थी। जाहिर सी बात है, पत्नी के सामने अगर पति को मार दिया जाए, घर में सारे कीमती चीज़ें लूट लिया जाए, कौन ऐसा शख्स होगा जो नॉर्मल रह सकती है। तो वही पत्नी का भी हाल थी। लेकिन 6 घंटे के अंदर ही पुलिस को, जो पहले देखकर ही पता चल गया था, अब 6 घंटे के अंदर पुलिस को उसी कमरे से थोड़ा बहुत सबूत मिल जाती है। पुलिस का जो शक होता है वो यकीन में तब्दील हो जाता है और फिर
पुलिस 36 घंटे तक इसी मामले को लेकर तफ्तीश करते करते आखिरकार उस महिला को हिरासत में ले लेते हैं, यानी पत्नी को हिरासत में लेते हैं और पूछताछ करते हैं। पत्नी तो शुरुआत में इधर उधर की बात किया, लेकिन पत्नी का मोबाइल भी पुलिस वाले को मिल जाती है और मोबाइल का जब CDR लोकेशन चेक करते हैं तो और 2 मुजरिम का पता चल जाते हैं। उन दोनों में से एक को हिरासत में ले लेते हैं, जो उस महिला का रिश्तेदार भी होता है, आशिक भी होता है, जो उस रात उस क्राइम को करने के लिए उस कमरे में मौजूद था। तो पूरा कहानी इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिस भी वीडियो को आप मेरे चैनल पर देखते हो, वीडियो को छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और इसी वीडियो को आप मेरा फेसबुक पेज स्टोरी बाय रहमान पर भी देख सकते हो, इंस्टा ID स्टोरी बाय रहमान से अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी जाकर वीडियो को देख सकते हो, मुझसे जुड़े रह सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। तो ये पूरा कहानी जो है धार डिस्ट्रिक्ट का है, मध्य प्रदेश का धार डिस्ट्रिक्ट। 6 और 7 तारीख की बात थी, 6 और 7 अप्रैल, यानी मंडे और ट्यूसडे की, सोमवार और मंगलवार की रात के दरमियान ये बात थी। उस दिन सन जो है पुरोहित, ये एक मिर्च का व्यापारी होता है। देव किशन पुरोहित जो है शादीशुदा होता है। देव किशन पुरोहित का जिस लड़की के साथ शादी हुई थी, उस लड़की का नाम होता है प्रियंका पुरोहित। प्रियंका पुरोहित और देव किशन पुरोहित का शादी जो है बाल विवाह हुई थी। 2015 में इन लोगों का जो परिवार है, इन दोनों का शादी करवा चुके थे। लेकिन जैसे बालिक होता है, दोनों पति पत्नी थे, तो घर वाले प्रियंका को लेकर आते अपने परिवार में, देव किशन परिवार में, अब पति पत्नी रहने लगते हैं। लेकिन प्रियंका को जो है देव किशन पुरोहित पसंद नहीं थी, लेकिन क्या करें, परिवार ने शादी करवाया था, मजबूरन अपने पति के साथ वो रहती थी। लेकिन रहते रहते ही वो पति को ताना कसा करती थी, अपने पति को कहती थी, तुम काले हो, तुम मेरी जिंदगी में कैसे आ गया, ये मैं कभी नहीं चाहती थी जो तुम मेरा पति बनो, लेकिन घर वाले ने मुझसे तुम्हारा शादी करवाया, अच्छा ही होगा तुम मुझसे दूर रहा करो। एक पत्नी होकर पति से डायरेक्टली ये सारी बातें करती, पति को बड़ी दुख पहुंचता, बड़ी तकलीफ पहुंचता, लेकिन ये बात वो किसी से नहीं कहता, क्योंकि घर की बदनामी होगी, खुद की बदनामी होगी, इस वजह से वो खामोशी से पत्नी का जो भी नखरा था वो सह लिया करते थे। यही सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे पति पत्नी में अब झगड़ा विवाद होने लगा। जब झगड़ा विवाद होने लगा, किस विषय पर होने लगा, पति देव किशन पुरोहित के परिवार वाले को पता चला, माँ को पता चली, बहन को पता चली, और वो जो प्रियंका पुरोहित है, देव किशन का पत्नी, वो ससुराल में कम, मायके ज्यादा चला जाया करती थी, क्योंकि अगर 2 दिन ससुराल में रहती तो 4 दिन, हफ्ते के अंदर 4 दिन वो मायके चली जाती। मायके जाने के पीछे का वजह भी ससुराल वाले को पता चला, फिर भी ससुराल वाले खामोश रहा, चुप रहा। प्रियंका जो है अपने ही रिश्ते में एक जीजा लगने वाले हैं, जो उनके ताऊ है, उनके बड़े पापा का लड़की का पति होता है, जिसका नाम होता है कमलेश पुरोहित। कमलेश पुरोहित से वो बहुत ज्यादा नजदीक आ जाती है। हालांकि कमलेश पुरोहित 3 बच्चों का पिता होता है, उनके बड़े बच्चे का उम्र जो है 15 साल होता है। उस शादीशुदा 3 बच्चों के पिता के प्यार में ये प्रियंका पागल हो जाती है। अब दोनों के बीच में वो सारी बातचीत होती, एक दूसरे के साथ रहने के लिए ये सारी सिलसिला चलने लगे, जो कैसे हम दोनों एक साथ रहे, यही सब षड्यंत्र दोनों के बीच में चलते रहे। लेकिन बीच में जो है देव पुरोहित था। देव पुरोहित बीच बीच में अपने पत्नी को डांट फटकार भी लगाते, जो आपने वीडियो में देखा कमरे के अंदर, जो तुम मेरा पत्नी हो, तुम मेरे पीठ पीछे क्यों चले जाते हो और तुम किससे बातें करते हो। इसमें प्रियंका कहती है, जो मैं किसी से भी बात करूं तो मुझे रोक टोक नहीं लगा सकते, अगर इतना ही दिक्कत है तो मुझे डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम काले हो, तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते, मुझे तो शर्म आती है तुम्हें पति कहने पर। अब सोचिए यहाँ पर कितनी तकलीफ देने वाली ये सारी लफ्ज़, ये सारी बातें हैं। पत्नी अपने पति को कहते, तुम मेरे लायक नहीं हो, मुझे तो शर्म आती है जो तुम्हें पति कहने पर। फिर भी देव किशन पुरोहित सब कुछ सह लेता, लेकिन इन दोनों का सिलसिला जो प्यार का, प्रियंका और कमलेश का, अब संबंध में तब्दील हो चुकी थी। प्रियंका अपने पति को टाइम नहीं देती थी, पति के करीब नहीं पहुंचते थे, वो कमलेश के पास जाती, कमलेश से संबंध बनाया करती।
अब मैंने जैसे शुरुआत में बताया, जब देव कृष्ण का मौत हो जाती है और पुलिस वाले को ये पता लगता है, जो देव कृष्ण पुरोहित का मौत के बाद ही, थोड़ी देर बाद ही उस कमरे के अंदर संबंध बनाया गया। संबंध बनाने वाला कौन हो सकता है? तो पत्नी हो सकती है, लेकिन ये कैसे संभव है और पुलिस को कैसे पता चले? दरअसल वहां पर कई सारी टीमें गई थी, सबूत जुटाए, तो उसी सबूत में से कुछ सबूत ऐसी मिलती है जिससे जांच में पता चला जो इस कमरे के अंदर संबंध बनाया गया, और इस वजह से पता चला जो देव कृष्ण का मौत के बाद, क्योंकि मौत का भी टाइमिंग पता चला और टाइमिंग के बाद वो संबंध बनाया गया, इसीलिए पुलिस वाले को पता चला। पुलिस वाले को जो यकीन हुआ था, पत्नी को उठा लेते, पत्नी से पूछताछ होती, पत्नी धीरे धीरे एक एक करके सबका नाम बता देती है। पत्नी कहती है, हाँ मुझे मेरा पति पसंद नहीं था, इस वजह से मैं अपने रिश्ते में लगने वाले जो जीजा है कमलेश पुरोहित, उनसे मेरा करीबी बढ़ा। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और दोनों के बीच में संबंध भी बनता। हम दोनों एक दूसरे को पाकर, संबंध बनाकर खुश भी होते थे। मैं हमेशा के लिए कमलेश के पास जाना चाहती थी, रहना चाहती थी, लेकिन बीच में जो है मेरा पति देव कृष्ण पुरोहित आ जाते हैं। उन परिवार को भी पता चला। देव कृष्ण पुरोहित का बहन है, उसने सब कुछ रिपोर्टर के सामने बताती है। जो हाँ, भैया को भाभी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, भाभी आए दिन झगड़ा करती थी। भैया जैसे कमरे में आते हैं और वो कमरे से बाहर आ जाते हैं, जो मुझे गर्म हो रहा है, मैं घुटन सी महसूस हो रही है, मैं बाहर सोने जाती हूँ, तुम अंदर कमरे में रहो। लेकिन भैया को पता चल जाता, भैया वो अपना मुंह छोटा करके बाहर चले जाते, तभी भाभी जो है कमरे में चली जाती और फोन पर लगे रहते। ये सारी बात जो उसकी बहन है ज्योति, देव किशन पुरोहित का शादीशुदा बहन होती है, उसने भी रिपोर्टर के सामने बताया। आज से वो मेरे को नहीं पता, पर 2020 में उनका अफेयर चल रहा था और अभी तक भी चल रहा था। यहाँ नहीं थे तब वो कभी नहीं आया, लेकिन जब भाभी को हम लेके आए ना, तो हर 3-4 दिन में वो आता था। नहीं, घर पे नहीं आता था, गांव में आता था। तो बाहर से निकलना, रोड से निकलना, भाभी खिड़की पे खड़े रहते थे, झगड़ा करते थे, पर भैया ने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। क्या बोलती थी भाभी भैया? वो कहती थी कि तुम मेरे को डिज़र्व नहीं करते हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम काले हो, मेरे को कोई अच्छा सा लड़का डिज़र्व करता है, तुम भले मेरे को डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, तुम मेरे को खुश नहीं रख पा रहे हो, तुम मेरे को घुमाने नहीं ले जाते हो, तुमने मेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी करी। शादी वगैरह जाती थी, सामाजिक तो ज़रूर मतलब उनका मन होता था तो जाती थी, लेकिन जहाँ पे उनका बॉयफ्रेंड था वो कमलेश, वहाँ पे वो ज़रूर जाती थी। भैया बोले ना बोले वो रेडी होके बाहर आ जाती थी कि शादी में जाना है। 4 दिन यहाँ तो 15 दिन मायके बदनावर उनकी नानी के घर, और अगर 8 दिन यहाँ तो 1 महीना वहाँ पे। ज़्यादा तो यहाँ रहते ही नहीं थे। हर 3-4 दिन में उनका यही था कि मेरे को बदनावर जाना है, मेरे को काम है, मेरे को बदनावर। इस पूरा खुलासा के बाद जो कमलेश है उसको भी हिरासत में ले लेते हैं। उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लेते, जैसे कि प्रियंका ने अपना गुनाह कबूल किया। अब 3 शख्स वहां पर था जिस दिन मारा गया था, 6 और 7 तारीख की रात के दरमियान। कमलेश एक शख्स को अपने साथ लेकर गया था जिसका नाम होता सुरेंद्र। उसे 1 लाख रुपए सुपारी दिया गया था। प्रियंका और कमलेश मिलकर देव को मारने के लिए, देव पुरोहित को मारने के लिए 1 लाख की सुपारी दिया था। उसमें 50,000 रुपए एडवांस सुरेंद्र को दे चुके थे कमलेश, 50,000 काम होने के बाद, यानी काम हो चुका था। ये सब कुछ षड्यंत्र रचा था। दरअसल जिस दिन 6 और 7 तारीख को मारना था, उस दिन जो है जैसे देव कृष्ण सो जाते, गहरी नींद में चले जाते, प्लान के तहत प्रियंका कमरे का दरवाजा खुला था और सिग्नल दे देते अपने आशिक कमलेश को। कमलेश सुरेंद्र को साथ लेकर घर के आसपास ही टहल रहे थे। जैसे ही प्रियंका का सिग्नल मिल जाती है, दोनों मिलकर उस कमरे के अंदर जाते हैं और सोते वक्त देव कृष्ण के ऊपर तेजधार हथियार से सिर्फ वार करते हैं, जिसमें 12 इंच का घाव हो जाती है और थोड़ी देर में उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद कमलेश जो है सुरेंद्र सुपारी किलर को कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ। थोड़ी देर में कमलेश और प्रियंका बात कर रहे थे। बात करते करते दोनों के अंदर ख्वाहिश जगी, दोनों संबंध बनाते। उसी जगह पर जहाँ पर कुछ ही मिनट पहले देव कृष्ण का मौत के घाट उतारा, और उसी कमरे के अंदर कमलेश और प्रियंका संबंध बनाते। संबंध बनाने के बाद थोड़ा टाइम होते, प्रियंका कहती है जो अब बहुत हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया, एक काम करो तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन उससे पहले कमलेश कहता है चलो तुम दूसरे कमरे में चलो, बाकी का नाटक का जो हिस्सा है उसको पूरा करना है। इसीलिए प्रियंका दूसरे कमरे में जाती है, कुर्सी में बैठती है, उसका हाथ और पैर बांध दिया जाता है। उसके बाद कमलेश वहाँ से चले जाते हैं। फिर प्रियंका
रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। लोग आते हैं, लोगों को बताते हैं पति देव कृष्ण को लुटेरे आए थे और उनको मार दिया है। मुझे यहाँ पर बांध दिया था, मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। मेरे मोबाइल ले लिया, मेरे घर में जितने भी जेवर थे सारे लूट कर लेकर गया, कुछ पैसे भी थे वो भी सब लेके गए। लेकिन पुलिस को इस वजह से शक हो गया था क्योंकि उस कमरे को देखकर ही, भले ही तितर बितर कर दिए थे, लेकिन पुलिस होता है अपने अंदाज से जब चेक किया, पुलिस ने देखा ये जो कुछ भी बता रहे सब झूठ है। सर्च करने के बाद उसी घर से जितने भी जेवर चोरी होने की बात किया था वो जेवर सारे मिल जाते हैं। प्रियंका के मोबाइल भी मिल जाती है, जिससे उसके सीडीआर लोकेशन चेक करके सब उसी जगह पे पाया जाता है। और फिर कमलेश का नाम सामने आते हैं। लोगों ने भी कहा, बहन ने भी कहा और माँ ने तहरीर दिया। माँ ने यहाँ तक कहा जो मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इस प्रियंका को मौत की सज़ा नहीं मिली, कानून अगर उसे मौत की सज़ा नहीं दी, तो मैं खुद कानून को अपने हाथ में ले लूँगी और उस प्रियंका को मैं खुद अपने हाथों से सज़ा दूँगी। एक माँ की दर्द, माँ की तकलीफ माँ सबके सामने कहती है। इस पूरा केस को खुलासा करने के बाद पुलिस रिपोर्टर के सामने आते हैं और पूरी बात लोगों के सामने रखते हैं। जिस तरीके से इन दोनों ने षड्यंत्र रचा और एक भोले भाले देव कृष्ण पुरोहित को मौत के घाट उतारा। वो बेचारा तो सब कुछ सह लेते थे। ये वो पूरा कहानी है, पूरा घटना है जो मध्य प्रदेश का धार डिस्ट्रिक्ट में घटी थी। 6 और 7 अप्रैल की रात के दरमियान एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को सुनने के बाद लोग उसी इंदौर वाला राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का घटना को याद कर रहे हैं। जिस तरीके से सोनम रघुवंशी ने शादी के महज कुछ ही दिनों में अपने पति राजा रघुवंशी को मेघालय में ले जाकर मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ पर तो ये पत्नी प्रियंका उससे भी आगे निकला, अपने ही कमरे में आशिक को बुलाकर पति को मौत के घाट उतारवा देती है और इस घटना को अंजाम देने के लिए 1 लाख रुपए का सुपारी भी दी थी। बहन अपने साथ साथ अपना परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा और इस वीडियो के बारे में आपका जो कुछ भी राय है कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। को थाना राजोद अंतर्गत ग्राम बूंदीखेड़ी चारण से सूचना प्राप्त हुई थी कि देवकृष्ण पुरोहित और उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित अपने घर में रात को सोए थे। दूसरे कमरे में उनकी माता और उनकी बहन थी और अचानक रात में कुछ बदमाशों ने हमला किया और देवकृष्ण के सर पर धारदार हथियार से हमला किया और पत्नी को बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट कर ले गए और अस्पताल ले जाते समय देवकृष्ण पुरोहित की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक SDOP, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम और निकटतम थाने की सभी पुलिस टीमें थी। घटनास्थल पर पहुंची, घेराबंदी की गई और साक्ष्य संकलन किया गया और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद और पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया, जिसमें ये पता चला कि ये लूट अथवा डकैती घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सुपारी दी गई थी और वो रात्रि में उनकी जानकारी में घटनास्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी और लूट का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से इसको देवकृष्ण की पत्नी को बांधकर वहाँ पे दूसरे कमरे में रख दिया और घटना के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला, जिसका पालन करते हुए उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद ये इसकी सूचना चिल्ला कर दी, जिस पर से सभी लोग जागे और ये घटना हुई। इसमें कमलेश को अरेस्ट कर लिया गया है और साथ में जो लूट का जो मशरूका था वो भी मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित की निशानदेही पर उनके घर से